हेलो बच्चों, आप सबसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई और 10th क्लास के लिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरे लेक्चर बट इन हिंदी। अभी तक मैंने इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो लेक्चर अभी अपडेट किए हैं, तो हिंदी में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ सकते हैं इन टॉपिक को, जो भी हम अभी समझाने जा रहे हैं आपको। ये सारे के सारे टॉपिक आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम बेस से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्ट इनिशियल स्टेज से और धीरे धीरे पूरे वीडियोस को कवर करते हुए चलेंगे, पूरे टॉपिक को। ठीक है, तो अब ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो है दैनिक जीवन में रसायन। अब दैनिक जीवन में रसायन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अम्ल क्षार की पूरी परिभाषा दे रखी है और साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनकी आपस में अभिक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं, इनको किस तरह से परिभाषित किया गया है। यही चीज़ मैंने इस पूरे लेक्चर में डिस्क्राइब की है और अच्छे से समझाया है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज़ रसायन। रसायन होता क्या है, रसायन हम कहते किसे हैं? तो रसायन को अगर हम देखें तो रसायन हमारे पास में प्रकृति में जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो द्रव अवस्था में जो भी होंगे तो वो रसायन होंगे। इस रसायन को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा जाता है। इन सभी रसायनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब ये जो 3 भाग हैं इनके बारे में अब आगे डिस्क्राइब करते हैं, आगे समझते हैं। देखिए आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन तीनों को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट जो है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सबने सुना है। ठीक है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो एसिडस नाम से था और इसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका नाम एसिड रखा गया अंग्रेजी में और हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं या लाल कर देते हैं। ठीक है, जब एसिड में से डुबोया जाता है यानी अम्ल में से डुबोया जाता है तब। अब इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है, तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। इसके अलावा ये जल में विलय होते हैं, जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। उसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अम्ल है, अम्ल में अगर मैंने पानी ज़्यादा मिला रखा है, ठीक है, जल की मात्रा ज़्यादा हो रखी है और अम्ल की मात्रा कम, तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु अम्ल। इसी तरह से जब जल की तुलना में अम्ल क्षार की मात्रा अधिक होती है तो वो मतलब सांद्र अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो सांद्र अम्ल। यानी तनु जब जल की मात्रा ज़्यादा, अम्ल की कम, और सांद्र जब जो अम्ल है उसकी मात्रा ज़्यादा और जल की कम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है क्षार। क्षार में हमारे पास क्या होगा? यह स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। इसके अलावा यह लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। साथ ही साथ ये इसका जो स्पर्श होता है वो एकदम साबुन जैसा होता है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इसके अलावा यह जल में विलय होता है। जैसे हमारे पास अम्ल जल में विलय था, ये भी जल में विलय होगा। अब जब जल की मात्रा इसमें अधिक होती है, मतलब जो क्षार है, क्षार में अगर जल की मात्रा अधिक है तो वो क्या कहलाएगा? वही तनु क्षार। ठीक है, इसके अलावा जब जल की तुलना में क्षार की मात्रा अधिक होगी, जब जल की तुलना में क्षार की मात्रा अधिक होगी तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र क्षार कहलाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लवण। लवण के बारे में अगर हम समझेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो साथ में हमारे को क्या मिलेगा? लवण और जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया वाला जो हमारा अध्याय आएगा छठा,
उसमें हम इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी ये उदासीनीकरण होगी, तो अभी ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके आगे जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो ये उदासीन लवण बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, उदासीन। अगर मैं बात करूं कि प्रबल अम्ल है तो और दुर्बल क्षार है, देखो प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल क्षार, तो अम्लीय प्रकृति का हो गया, तो लवण कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसी तरह से जब हमारे पास दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, यानी अम्ल तो हमारे पास हो गया दुर्बल और क्षार क्या हो गया, प्रबल, तो हमारे पास जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अम्ल क्षार की अन्य परिभाषाएं। अगर अन्य परिभाषाओं पर जाएं तो अन्य परिभाषाएं कुछ इस तरह से हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं। जो वैज्ञानिक हैं, आरेनियस हैं, ठीक है, और अगर लुईस हैं, तो इन्होंने अलग अलग संरचनाएं दी हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। क्या हैं उनके बारे में आप देखते हैं। आगे हमारी जो पहली संकल्पना है वो है आरेनियस संकल्पना। आपने हेडिंग देखी होगी बुक में। तो आरेनियस संकल्पना है क्या, आरेनियस संकल्पना के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ जल में जलीय विलयन में, मतलब जलीय विलयन में जब अपघटित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, उनको हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। और जो पदार्थ जल में जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, उनको क्षार कहते हैं। तो ये थी आरेनियस संकल्पना, ठीक है। आगे हम जैसे ही देखेंगे तो आगे हमारे पास कौन सा आएगा, अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना। अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना जो है उसके अनुसार हमारे पास क्या है कि अम्ल तो होते हैं प्रोटॉन दाता और क्षार होते हैं प्रोटॉन ग्राही, यानी ये अम्ल प्रोटॉन देते हैं, क्षार प्रोटॉन लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट अम्ल क्षार की, जो हमारे पास लुईस संकल्पना है वो क्या है, तो वो हमारे पास इस तरह से है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। देखिए वहाँ वहाँ अम्ल क्या कर रहे थे, प्रोटॉन दे रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज वो ग्रहण करेगा, राइट। और इसी तरह से क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, वहाँ प्रोटॉन ग्रहण कर रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो अपोजिट है, याद रखिएगा इससे, ठीक है। तो लुईस संकल्पना हमारे पास किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इस तरह से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। ये हमारी लुईस संकल्पना है। तो यहाँ तक हुआ हमारे लुईस संकल्पना का। अब इनके सामान्य गुण के बारे में अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। पहला है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और ये इसे हम क्या मतलब यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन देंगे तो हाइड्रोजन गैस देने के बाद में क्या होगा, ये खट्टे भी होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनको बर्तनों में नहीं रखा जाता है, ठीक है। और ये क्या विषैला पदार्थ भी बना देते हैं, जब इनको बर्तनों में अगर रख देते हैं हम अम्लीय तत्वों को, तो ये क्या बना देते हैं, विषैला पदार्थ बना देते हैं। इसीलिए बोला जाता है दही को कभी भी जो धातु के जो अपने बर्तन हैं उनमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है, अन्यथा ये विषैला पदार्थ बन जाता है। इसी तरह से अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये बता ही दिया है मैंने। इसके अलावा सभी अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जलीय विलयन इसका विद्युत का सुचालक होगा, बिजली इसमें से आराम से पास हो जाएगी, ठीक है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। लास्ट, सभी अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आज के लिए आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कंटिन्यू अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।